बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 7 नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, गिन्नी का सोना और झेन की देन। पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। उनका जन्म हुआ 7 मार्च 1925 को। जन्म स्थान रहा कोंकण क्षेत्र। सर्वप्रथम हम गिन्नी का सोना पाठ के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्र केलेकर जी इस पाठ में हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन जीने का तरीका सिर्फ साधन सुख साधन जुटाना ही नहीं है। यह उन लोगों की देन है जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों से परिचित कराते हैं कि जिन्होंने इस जगत को, इस पूरी दुनिया को जीने और रहने लायक बनाया है। आइए जानते हैं कैसे। रविंद्र केलेकर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। शुरू से ही इन्हें देश प्रेम, देशभक्ति के प्रति ये समर्पित थे और आजादी के समय में ये गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, यानी कि जीवन के अलग अलग रूपों और मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। अर्थात पूरे समाज के सामने व्यक्तिगत जीवन की और जीवन के अलग अलग पक्षों की मान्यताओं को उनके सामने लाकर रख दिया है ताकि लोग उसे बहुत आसानी से, गहराई से समझ सकें। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों, इसका अर्थ है अनुभव युक्त विचार में अपने चिंतन की मौलिकता का अर्थ है सच्चाई के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। रविंद्र केलेकर जी ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव लिए या प्राप्त किए, उन्होंने उसमें अपने विचारों की सच्चाई के साथ अपने मानवीय मूल्यों के सत्य को और वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। कोंकणी और मराठी की शीर्षस्थ अर्थात उच्च कोटि के लेखक ये माने जाते हैं और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन किया है और अनुवाद भी किया है। यहाँ पर कुछ उनकी कृतियां मौजूद हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। केलेकर की प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे और मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिलसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो कि आपकी कक्षा का पाठ है। आइए सर्वप्रथम पाठ प्रवेश जान लें। इस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ के 2 प्रसंग हैं। पहला है गिन्नी का सोना, और जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों से परिचित कराया है, उनसे जान पहचान कराई है जो संसार को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। अर्थात ऐसे आदर्शवादी पुरुष जिन्होंने अपना इस संसार को रहने और जीने योग्य बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरे प्रसंग जो हम पढ़ेंगे वो है झेन की देन, जो हमें ध्यान की उस पद्धति अर्थात उस तरीके की याद दिलाता है जो बौद्ध दर्शन में दी हुई है। अर्थात जो महात्मा बुद्ध ने जिस ध्यान पद्धति की शुरुआत की उस बारे में बताया है, जिसके कारण आज भी जापानी लोग अपनी व्यस्तम दिनचर्या से
सबसे ज्यादा व्यस्त जो दिनचर्या रहती है उनकी, उसमें से भी कुछ चैन का समय अर्थात आराम का समय निकाल ही लेते हैं। अर्थात वो बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं और महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पर और उनके बताए गए ध्यान की रीतियों को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। जबकि माना जाता है कि जापानी लोगों का जीवन बहुत ही व्यस्त और परेशानी भरा है। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। कविता में बहुत कम शब्दों के द्वारा बहुत गहरी बात कही जाती है कवि के द्वारा। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, यहाँ पर मैं आपको गद्य रचना की बात बताना चाहूंगी। गद्य वह खंड होता है जिसमें कहानी या लेखों के बारे में चर्चा की जाती है और एक रहता है पद्य खंड। पद्य में हम लोग कविता या दोहे आदि पढ़ते हैं। आगे जाने तब उसे पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि हम लोग काम आने वाली चीज को ही रखते हैं और जो बेकार होती है उसे फेंक देते हैं। सरल लिखना और थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। हमारे बहुत सारे लेखक और कवि जिन्होंने यह महान कार्य किया है, उनकी रचनाओं को पढ़कर जाना जा सकता है कि कितने थोड़े शब्दों में वो कितनी गहरी बात समझा जाते हैं। सूक्ति कथाएं, इसका अर्थ है अच्छे और सुंदर ढंग से कही हुई कोई बढ़िया सी बात। ऐसी बातें सूक्ति कथाओं में देखने को मिलती हैं। आगम कथाएं, जातक कथाएं। जातक कथाएं वे होती हैं जो पूर्व जन्मों की कथाओं पर आधारित होती हैं। पंचतंत्र की कहानियां जिन्हें बच्चे बहुत ही रुचि लेकर पढ़ते हैं, उसी लेखन के प्रमाण हैं। ये जो सभी कथाएं हैं, सूक्ति कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, ये उसी तरह के लेखन का प्रमाण है, अर्थात उसका सबूत है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। रविंद्र केलेकर की जितनी भी आप कृतियां या लेख पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसे समझना सरल नहीं है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा और बहुत समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। इनको पढ़ना और समझना एक बहुत ही जागरूक और खुले दिमाग वाले व्यक्ति की बात है। ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो खुले दिमाग से उनकी लिखी हुई बात को पढ़े और समझे और उसको गहराई में उतरे, जिससे उसका जीवन सरल और सहज हो जाए, उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाए। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। रविंद्र केलेकर जी गिन्नी का सोना पाठ के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आदर्शों से दूसरे लोगों को भी जीने की प्रेरणा दी है। ऐसे लोग महात्मा बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और भी न जाने कितने लोग, जिनसे हम जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा प्रसंग है झेन की देन, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति अर्थात उस तरीके की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरेपन पा लेते हैं या पा जाते हैं। वो अपनी दिनचर्या में बौद्ध धर्म द्वारा बताए गए रास्ते और ध्यान की विधियों को करके अपने जीवन को सहज और सरल बना लेते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग।
सबसे पहले बात यह समझने योग्य है कि शुद्ध सोना क्या होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का सोना होता है, जो कि बिना मिलावट का सोना होता है, और इसके गहने नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है। और गिन्नी का सोना 22 कैरेट सोना होता है और इसमें तांबा मिला हुआ होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। इससे उसे मजबूती भी मिल जाती है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवाकर पहनती हैं। इस पाठ में रविंद्र केलेकर जी शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने को किस तरह से लेते हैं, अर्थात किस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने के द्वारा, ये बात समझने योग्य है। वे शुद्ध सोने को आदर्शों के रूप में मानते हैं और गिन्नी के सोने को व्यवहारिकता के रूप में मानते हैं। इसी सारी बात को हम इस पूरे पाठ में लेकर चलेंगे, तो बात समझने लायक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। यहां पर लेखक ने बात स्पष्ट कर दी है। शुद्ध आदर्श यानी कि जो हमारे असूल होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, जो ताउम्र हम लेकर जिंदगी जीते हैं, वे शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, जिस तरह से प्योर गोल्ड होता है। चंद लोग इनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, अर्थात वे व्यवहारिकता के साथ अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं। व्यवहारिक लोग वो होते हैं जो समय और अवसर के अनुसार अपना कार्य पूरी सूझबूझ के साथ करते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं, अर्थात बयान करते हैं। प्रैक्टिकल आइडलिस्ट का मतलब है व्यवहारिक आदर्श, अर्थात अपने आदर्शों के साथ साथ व्यक्ति को व्यवहारिक भी होना बहुत जरूरी होता है। बिना व्यवहारिकता के जीवन सफल नहीं होता, इसलिए दोनों का मिला जुला स्वरूप होना बहुत जरूरी है। इससे जीवन आसान हो जाता है, जीवन में कार्य करना आसान हो जाता है। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का ही होता है। जब कभी कोई बात चलती है तो उस व्यक्ति के आदर्शों के बारे में बात नहीं की जाती बल्कि उसकी व्यवहारिकता के बारे में बात की जाती है, क्योंकि उसका लेन देन या व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा है, इस बात की ही अक्सर चर्चा होती है। लोग उसके आदर्शों को इतना महत्व नहीं देते, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे कहीं पीछे हटने लगते हैं। लेखक इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम व्यवहारिकता और आदर्शों को एक साथ लेकर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही इस जीवन में सफल हुए हैं और जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उनकी व्यवहारिक कुशलता को और उनके आदर्शों को, जो कि थोड़ा मुश्किल तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं, और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। जब किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में बात होती है तो हम उसकी व्यवहारिकता के बारे में बात करते हैं कि वह व्यक्ति कितना व्यवहार कुशल है, उसको काम करने या लोगों से काम निकलवाने की कितनी समझ है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, कि बार बार लेखक हमेशा सोना और तांबे का उदाहरण देकर ही बात समझाना चाह रहे हैं। सोना अर्थात आदर्श, आदर्श कहीं उस व्यक्ति के पीछे छूट जाते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, और तांबा अर्थात व्यवहारिकता का ही जिक्र होता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडलिस्ट थे। उनका मानना है कि गांधी जी जितने आदर्शवादी थे अर्थात आइडलिस्ट थे, उतने ही प्रैक्टिकल थे अर्थात व्यवहारिक व्यक्ति भी थे। लोगों के साथ उन्हें व्यवहार करने की बहुत अच्छी समझ थी, तभी तो वे अनेक आंदोलनों में लोगों को अपने साथ लेकर चल सके। व्यवहारिकता को पहचानते थे वो बहुत अच्छी तरह से, उसकी कीमत भी जानते थे, क्योंकि बिना व्यवहारिक हुए आप इस समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लोगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी।
इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। इसलिए वे अपने आदर्शों पर कायम रहे और उनके जो आदर्श थे वो विलक्षण थे, अर्थात अनोखे थे, लोगों से बिल्कुल अलग थे। जैसे कि हम उनकी बात भी करते हैं, वे बहुत सत्यवादी, अहिंसावादी व्यक्ति थे, वरना हवा में ही उड़ते रहते। अगर वे अपने आदर्शों को लेकर नहीं चलते और व्यवहारिकता के साथ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो लोगों का कहना है कि वे हवा में ही उड़ते रहते, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, देश उनके पीछे न जाता। जो लोग आज उन्हें याद करते हैं वो उनकी व्यवहारिक कुशलता और उनके आदर्शों पर खरे उतरने के कारण ही आज उन्हें याद किया जाता है, वरना वो पीछे रह जाते, आज उनका कोई नाम भी याद नहीं रखता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर अर्थात श्रेणी पर उतरने नहीं देते थे। एक बात उनमें बहुत अच्छी थी, वे अपने आदर्शों को हमेशा उच्च कोटि का बनाए रखे और व्यवहारिकता के स्तर को उन्होंने ऊंचा किया और आदर्शों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। तभी वे जीवन में सफल हो पाए। बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने से तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। ये बात अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से व्यक्ति को अपने असूलों पर, अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए और व्यवहार कुशलता के द्वारा आप आसानी से सफलता पा सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को हम आदर्शवादी व्यक्ति कहते हैं। उनके आदर्शों पर चलने की हमें प्रेरणा मिलती है। आज भी लोग गांधी जी को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने असूलों अर्थात आदर्शों को महत्व देते हुए अपनी व्यवहारिकता के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाए।